अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जहां। आज आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत सामने एहतजाज करने का दावा करते हैं, साथ हुकूमत पर इल्ज़ाम भी उनके बदस्तूर जारी हैं। लेकिन इसके पैरेलल हम देखते हैं कि विद इन PTI रैंक्स एंड फाइल्स, PTI की पॉलिटिकल कमेटी हो या फवाद चौधरी, उनके बीच भी फड्डा इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई अजब सूरत इख्तियार कर रहा है। और इसके साथ इसके बरअक्स हुकूमती इकदाम अगर हम देखें, गवर्नमेंट की मैयर्स देखें, आज मैंने आपको बड़ी अहम खबर भी देनी है बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन उससे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे का जायज़ा ले लें तो हम देखते हैं कि हुकूमत बदस्तूर इस बात पर मुसर है, कायल करने की कोशिश कर रही है अवामुन्नास को कि महंगाई 38% पर थी, अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका है, मुल्क सही समत की जानिब गामजन है। और इसका एक सबूत आज हम देखें, मोहतरमा मरियम नवाज़ जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस की, वो आज मुखातिब थी और वो कह रहे हैं कि आएँ देखें यूथ किसके साथ है। आज उन्होंने एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, PTI को चैलेंज किया है कि जो लोग कहते हैं कि मैं जहां जाया करती थी वो फैब्रिकेटेड है या उसे एक्ट किया गया है, वो गलत फहमी का शिकार हैं। मेरे साथ आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें जा सकते हैं। ये चैलेंज किया, दावा किया मोहतरमा मरियम नवाज़ ने। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो सड़कों की तामीर का मामला है, जिसके ऊपर एतराज़ किया जाता है कि क्या सड़कों से भी तरक्की होती है, उन्होंने कहा ये जाहलियत पर मबनी गुफ्तगू है। अगर सड़कों से तामीर और तरक्की नहीं होती तो फिर क्या आग लगाने और सर फाड़ने से तरक्की होती है। बड़ा अहम उनका ये जुमला था जो आज उन्होंने अदा किया। ये बग़ैर सूद के कर्ज अपने घरों की तामीर के लिए तकरीब थी जहां वो मुखातिब थीं। पैरेलल हम देखते हैं कि PTI ग्रैंड अलायंस भी बना रही है और ईद के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। इमरान खान साहब की जो टाइम लाइन है ट्विटर पर, वहाँ उनका जो पॉलिटिकल बयानिया है वो बदस्तूर उसी तेज़ी के साथ हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है जो पहले भी मौजूद था। खबर मैंने आपको ये देने से पहले कि मैं अपने मेहमानान की खिदमत में जाऊँ कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं सरफराज बुगटी साहब। सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर, और ये कंसेंसस के साथ, यानी आप समझें कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, ये उसके बाद CM बने बलूचिस्तान के। अब फ्रॉम विद इन PTI, फ्रॉम विद इन पीपल्स पार्टी, जो पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों के साथ इनकी अनबन हुई, एक आधी मीटिंग में तल्ख कलामी भी हुई, हीटेड आर्गूमेंट्स भी एक्सचेंज किए गए, और फिर उसके बाद शिकायत लेके पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक भी कुछ वज़रा पहुँचे जो ख़ुद बुगटी साहब की कैबिनेट के वज़रा हैं, और शिकायत अर्ज़ की। लेकिन उसके बाद अदील फ़याल तारपुर के यहाँ भी एक मजलिस हुई, वहाँ पे शांति और सुख की बात की गई, और एट द एंड ऑफ द डे जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी और आला क़यादत है वो फिल फॉर किसी बड़ी तब्दीली पर राज़ी नहीं हो सकी। और वजह उसकी वही है जो मैंने शुरू में बयान की कि पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल तमाम प्लेयर्स एक पेज पर थे सरफराज बुगटी की तैनाती को लेकर के। तो महज विद इन पीपल्स पार्टी ऐसा कोई अगर इत्तफाक हो जाए तो ये तब्दीली मुमकिन नहीं हो पाएगी। सो फार सरफराज बुगटी सर्वाइव भी कर गए हैं और प्रवेल करने में भी कामयाब हुए हैं। ये आज की खबर थी जो मैंने प्रोग्राम में देनी थी। अब चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा कंवल शोज़ेब साहिबा। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की तर्जुमानी करने के लिए बैरिस्टर अकील साहब, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल चौधरी साहब भी। कंवल साहिबा से हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज मेरे प्रोग्राम के लिए। मोहतरमा मरियम नवाज़ तो कह रही हैं कि आएँ देखें यूथ किसके साथ है, आप मेरे साथ जिस मर्जी यूनिवर्सिटी चले, और वो साथ ये कह रही हैं कि जो 700 सड़कें हम तामीर कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि सड़कें तामीर करने से तरक्की नहीं होती, तो क्या आग लगाने से और सर फाड़ने से तरक्की होती है? ये उन्होंने सवाल PTI और आपके ऊपर फेंका है। जी, थैंक यू वेरी मच जामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, यूथ किसके साथ है वो तो सबको नज़र आ रहा है। अगर यूथ इनके साथ होती तो इन्हें फिर पीका एक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये ड्रैकोनियन लॉज जो पिछले 2.25 सालों में हमने देखे, और खाली असम्बली से जो जिस तरह के बिल पास हुए, सब कुछ छोड़ दें। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो मैंने भी लड़ा, आपने भी कवरेज की, रात को जिस तरीके से रिजल्ट्स चोरी किए गए, अगर यूथ इनके साथ थी और पूरे पाकिस्तान के 70% यूथ जो है वो मरियम बीबी को और इनकी पार्टी को सपोर्ट करती है, तो आज 20 लाख बच्चों को इस मुल्क से भागने की ज़रूरत नहीं थी, जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो जो 450 बच्चे डूब के, जो वो डंकी लगाते हुए डूब के जो एक अपनी जानें गंवा देते हैं, अगर उनको यहाँ ये तरक्की नज़र आ रही होती, उनको यहाँ दूध शहद की जो नहरें इनके वालिद साहब और इनके चचा जान ने पिछले 40 सालों में खोदी हैं,
उनमें दूध और शहद बहुत ज़्यादा फरावानी से बहता नज़र आ रहा होता, तो हमें 400 जो अमवात है, 500 अमवात है, उस तरह के क्या कहते हैं, दिल फाड़ देने वाले खौफनाक हादसात की खबरें ना आती और ना हमारी जो है वो पशेमानी होती। तो ये तो अब आप छोड़ दीजिए कि अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्दी माँ आ गई है जैसी पोइम्स पढ़वा के और समझ रही हैं कि वाकई आप कौम की माँ बन गई हैं, अगर आपने मुकाबला करना है तो फिर एक तो पहले फॉर्म 47 की आपको ज़रूरत नहीं थी, अदालतों को इस तरह से कोर्ट पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे केसेस को ट्रिब्यूनल में डिले का शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी, रिजर्व सीट्स को रोकने की भी ज़रूरत नहीं थी। हर तरफ से तो आपने डंडा चलाया हुआ है। तो फिर ठीक है, आप जिस मैं कहूँगी कि फूल्स पैराडाइज में रह रही हैं, आप रहती रहे, लेकिन बाहर निकले, फिर आवाम को आके ये चीज़ आप देखें ना, आप बाहर निकलें, अपनी जो आपके साथ टिकटॉक की टीम है उसको छोड़ें और ज़रा बाहर निकल के इसी यूथ का खुल के मुकाबला करें, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से हट के निकलें। फिर आपको खौफ नहीं होना चाहिए कि आपको आवाज़ें दबाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डी चौक पे लोगों पे गोलियां चलवाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डी चौक पे इज्तिमा करने पे 3 साल की सज़ा दिलवाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर जिस तरह आप खुद दंदनाती भी आती थी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी प्रोटेस्ट करती थी, डी चौक पे भी प्रोटेस्ट करती थी, रेड जोन में घुस के सुप्रीम कोर्ट को भी ललकार के चली जाती थी, इस तरह बाकियों को चलो उतनी नहीं, थोड़ी बहुत तो इजाज़त फिर होनी चाहिए। फिर लोगों की जुबानें बंद करने की और गलों में शीशे डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉलिसीज आप देख लें, सड़कें जरूर बनवाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सड़कें ही बनाना और इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया और फिर उसके बाद सीमेंट वहां पर डलवा देने से तरक्की आपकी तो जरूर होगी, मुल्क की पहले भी नहीं हुई और मजीद पंजाब का भी बेड़ा गर्क होगा। पंजाब में अगर आपने तरक्की देखनी, किसानों से जाके पूछें, जहां पर लोग अभी एक मेरा क्योंकि ताल्लुक है ना, मैं ज़रई फैमिली, ज़रई ज़मीन भी है, ज़रई उस इलाके से भी ताल्लुक है, तो आप जरा किसानों से पूछे और इनसे पूछिएगा मैडम से कि आपकी जो गंदम की लास्ट टाइम की किसानों के लिए भी मैं सवाल मेरा लेना, किसानों के लिए भी वो कह रहे हैं जी हम कोई इकदाम उठा रहे हैं, मरीजों के लिए भी आज बिला सूद कर्जे भी दे रही हैं, तामीर की बात भी कर रही हैं। किसान और ज़राअत का जब आप जिक्र करते हैं तो पीटीआई एहतजाज करती है, एतराज़ उठाती है, कोई बहरान आ रहा है, कोई संगीनी है कोई किसान की सूरत हाल को, क्या आप एतराज़ आपको हुकूमत के ऊपर? अजमल देखें, हमारे भाई हैं किसान जो सारी साल सख्तियां बर्दाश्त करते हैं और हमारे लिए जो है वो खेतों में जाते हैं, हमारे लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। अब आप लास्ट ईयर आप देखें गंदम के साथ इन्होंने जो रेट का किया हशर, और उसके बाद जी 10 रुपए की तंदूर में रोटियां जाके लगवा रही थी अपने वालिद मोहतरम से, कभी उनसे कबूतर उड़वाते हैं, कभी उनके तोते उड़ाते हैं, कभी जाके तंदूर पे रोटियां लगवाते हैं। अब 30% इस दफा गंदम कम किसानों ने बोई है, और अब आप देखिए कि गंदम की शॉर्टेज होगी, फिर ये बाहर से घटिया गंदम ला के और वो एक ड्रामेबाजी करेंगे। वो जो भूसा इनके चचा जान ने पहले लाइनों में लोगों को लगा लगा के तजलील की थी और कितने लोगों की अमवात हुई थी उस बेड़चार में। तो उसके बाद आप देखें कि इस वक्त सब्जी का ये हाल है। मेरा क्योंकि भावलपुर से ताल्लुक है, मैंने इलाका है मेरा NA 166 का, वहां पर लोगों ने जमीन में लगी हुई सब्जी के ऊपर हल चला दिए क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। 1 रुपए की गोभी मिल रही है, टमाटर के पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वहां से लाने का कोई तरीकेकार नहीं है। सुन रहे हैं बैरिस्टर अकील साहब आपकी गुफ्तगू जी, और वहां लोगों ने अब वो मतलब बददुआएं दे रहे हैं। और इनकी ये आज की बात नहीं है, नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, आप इनकी 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये हमेशा किसान दुश्मन इनकी हुकूमत रही है। आप देखें कि जो हमारा लास्ट ईयर है उसमें 1100 अरब रुपया बम्पर 5 क्रॉप्स की वजह से मिला और किसान खुशहाल हुआ। किसानों को किसान कार्ड तो वैसे ही मेरे साथ रहना। अब मैं जरा बैरिस्टर अकील साहब से भी सुन लेता हूं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। मोहतरमा कमल शोजेब साहिबा ने एक लंबी चार्जशीट पढ़ी है और कई अहम नुक्तों की जानिब तवज्जो दिलाई है। वो कह रही है उनके इलाके में गोभी पे हल फेर दी गई, 1 रुपए किलो तक भी नहीं बिक रही। ये हाल है किसान का। 30% कम गंदम काश की है, आपने फिर बाहर से मंगवानी है और वो भी आला क्वालिटी की नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान उसी असेंबली सेशन से मुखातिब है जहां कुछ देर पहले आप थे, वो कह रहे हैं कि मावराए पार्लिमान पॉलिसियां आपने जारी रखी हुई हैं। बड़ी खौफनाक तनकीद कर रहे हैं मौलाना भी और कमल शोजेब साहिबा भी। तो क्यों ये आप जुल्म सितम इनके बकौल आपने बर्पा किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी सेशन ऑलरेडी चल रहा है और मेरी आपसे शो की कमिटमेंट, बड़ी मेहरबानी। उसी के ऊपर पूरा उतरते हुए मैं आपके साथ बिल्कुल अभी भी मैं आता है पार्लियामेंट में मौजूद हूँ।
यहाँ पे मेरी बहन ने जो एक इनकी क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स है वो तो इतनी पैथेटिक और पुअर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, के इनको हर चीज में गलत चीज नजर आ रही है। और ये कैसे, क्या किसान गलत कार्ड किया है के- उन्होंने? मैं आपको किसान कार्ड के ऊपर ही बता देता हूँ। जी। देखिए, किसान कार्ड का वेल एक्सप्लेन्ड तमाम तर जो चीज बताई गई है सीएम साहबा की तरफ से, और ना सिर्फ किसान कार्ड बल्कि आप इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखें, जो ये रोड्स की बात उन्होंने की, तो क्या किसान किधर लेके जाएगा? कोई हवाई जहाज आ जाएंगे, मेरी बहन अगर मुझे बता दें, या एयरलिफ्ट किए जाएंगे उनके तमाम तर प्रोड्यूस जो आएगी। अभी ये गोभी का तो बता रही हैं कि भावलपुर में गालबन गोभी के ऊपर जो है वो किसानों ने हल चला दिए हैं। तो क्या हुकूमत ने दबाव डाला था उनको कि आप हल चला दें? कि हुकूमत जो है आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रही। ये देखें, इनके अपने जहन की इख्तरा तो हो सकती है, इनको जो एक प्री कंसीव माइंडसेट है ना मेरी बहन का, उस पे तो बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। और यही हाल माशाल्लाह से इनकी तमाम तर पार्टी के लोगों का भी है, इनके तमाम सपोर्टर्स का भी है, क्योंकि जहनों में इतनी ज्यादा इन्होंने ये नफरत का बीज जो बो दिया है, अब वहां से तो निकला नहीं जा सकता। हमने तो काम करना है, हम सर फेंक के काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो अच्छे इकदाम हैं हम उठा भी रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरी बहन जो इल्जामात लगा रही हैं, काश ये फिच की रेटिंग्स भी देखें, काश ये जो दीगर इदारे हैं IMF के हवाले से देखें, आप वर्ल्ड बैंक का भी देखें कि $40 बिलियन का प्रोजेक्ट आ रहा है, 10 साल प्रोग्राम उन्होंने दिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से, और जो इन्वेस्टमेंट आनी है उस हवाले से। अभी हाल ही में तुर्की के सदर जो हैं, ये सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हजरत मौलाना फजल रहमान, वो जो गुफ्तगू आज पार्लियामान में कर रहे हैं वो बड़ी संगीन है, वो बड़ी संजीदा है। अभी कमल शोज़ेब साहबा ने आपको जवाब देना है, वो आप पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ा रखती हैं, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मावराए पार्लियामान पॉलिसियाँ ना सिर्फ आप बना रहे हैं बल्कि उन पर अमल दरामद जारी है। जामी साहब, अभी क्योंकि उनकी गुफ्तगू का आगाज हुआ था, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज ये भी 5 मिनट पहले किया है, और मैंने उनकी थोड़ी बहुत बातें जो सुनी हैं उसमें बिल्कुल एक दो बातें उन्होंने की हैं, वही मैं सुन सका हूं। मैंने जिस अर्ज किया कि मुझे आपके शो के लिए आना था, तो मैं उनकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सका। तो अब उनकी गुफ्तगू मैं बिल्कुल जरूर सुनूंगा और देखूंगा कि उनके जो अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं गाए बगाए, क्योंकि हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं सियासी ताल्लुकात के अलावा। और अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई है उनसे, उन्होंने उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त भी की है, और इसी तरह 26वें आईनी तरमीम में वो हमारे साथ थे। अब ये मौलाना साहब पे तो उंगलियां उठा रहे हैं, आज उनके साथ बैठने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी ही पार्टी के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वो टीवी पे बैठ के मौलाना साहब के खिलाफ जो गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो 17वीं तरमीम के हवाले से हो या 26वीं तरमीम के हवाले से हो। तो इस तरह तो अलायंस नहीं बनते जिस तरह की ये रमजान के बाद अलायंस बनाने की सोच रहे हैं। आपको काहे की परेशानी? अगर अलायंस नहीं बन रहा तो आपको तो मुतमिन होना चाहिए। कोई बने या ना बने, हमें इन आइदर ऑफ द केसेस कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो मईशत में बेहतरी ला रहे हैं, वो हमें अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। कमल साहबा, ये बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी, आपके चाहने वालों की, आपके सपोर्टर, आपके वर्कर, आपकी लीडरशिप की ये कोई जहनी इख्तरा है जो आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तामीर और तरक्की के ऊपर एतराज़ करते हैं। वो कह रहे हैं आपका माइंड सेट है जो ये झलक रहा है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ से पीछे नहीं हटेंगे, हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा कि पैथेटिक क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स है, तो आवाम की आवाज़ आपको पैथेटिक लगती है? आवाम की रिप्रेजेंटेशन, आपने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। डिमांड और सप्लाई का अगर आपके पास कोई बैलेंस ही नहीं है, इकोनॉमी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं उस पर ही काम नहीं किया हुआ, तो बैरिस्टर साहब तो फिर सिर्फ यही कर रहे हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये बड़े बुरे हैं, ये नफरत के बीज बो रहे हैं। भाई, गोभी जिन्होंने बीजी थी उनका बता दें, टमाटर जिसने बीजे थे उनका बता दें, गाजरें जिन्होंने बीजी थी उनका बता दें। नफरत के बीज तो खुद ही कम हो जाएंगे अगर लोगों की बीजी हुई सब्जियों को मंडी तक रसाई मिल जाए, और आगे कोई डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसको बैलेंस करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर पॉलिसीज दी हो। इकोनॉमिक प्लान कौन सा अभी तक तो आ रहा है और आ रहा है, वो तो कुछ नहीं आया, सब दी माँ आ गई। इकोनॉमिक पैकेज की बजाय माँ आ गई है, बाकी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि 3.5 साल सिर्फ बीच में पीटीआई की हुकूमत थी, बाकी टाइम तो यही मुसल्लत रहे हैं पूरे मुल्क पे। और मावराए ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तो इन्होंने करना ही है। जब सारे काम ही मावराए हो रहे हों और पब्लिक के थ्रू जो कुछ होना था डब्बे पब्लिक ने भरे, और मावराई कुव्वतों से वो उनको चेंज करके वैसे ये मैंने नोट किया है कि अमूमन जमहूरी मुआशरों में होता ही है कि इतने एतराज़ात हों और इतना डेटा तगड़ा हो
तो व्हाइट पेपर जारी किए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामान के फ्लोर पे ऐसी चीजें पेश की जाती हैं। मैं पीटीआई जी जामी साहब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि हुकूमत ने रिपोर्ट दी है कि जी महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो ये मैं कुछ सीधा 2-4 चीजें मैं बता देती हूँ जो मैं और आप सब इस्तेमाल करते हैं जी। 3 साल कबल पेट्रोल साहब सुन लीजिएगा ध्यान से, साल की जी हाँ जी। अब बैरिस्टर साहब से कहिएगा कि हमारे फजाइल बयान करने की बजाय जरा जवाब भी दे दीजिए ना। सुन रहे हैं। पेट्रोल 150 रुपए से 255 का हो गया है, 255 का। डीजल 160 से 260 का, दूध 120 से 240 रुपए लीटर। 3 साल कबल आटा 80 रुपए, आज 120। 3 साल कबल चीनी 75 रुपए, आज 155। घी 350 से 600 और 650 के दरमियान। सोना जो है वो 1 लाख रुपए तोला, आज 3.5 लाख रुपए तोला। 3 साल कबल बीफ जो हम सब खाते थे वो 500 रुपए था, आज 1400 रुपए भी नहीं मिलता। 3 साल कबल चिकन आपको 200-250 के रेंज में मिल जाता था, आज 580 से लेके 650 रुपए किलो तक मिल रहा है। और ये कहते हैं कि जी महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सब्जियां और फ्रूट अभी मैंने नहीं गिनवाया, मैंने आपको बता दिया, इतनी सस्ती हो गई है और लोग खरीद ही नहीं पा रहे कि वो जो किसान है वो मंडियों तक अपना सामान ले जा सक रहे हैं। उनको जमीन में ही, उनके बीच में ही उसको खत्म करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि जिस किसान की लगाई हुई जो फसल है उसकी कॉस्ट नहीं उसको पूरी हुई है, उसको आप कर्जा दे के किस तरह चला सकते हैं जी बैरिस्टर साहब? तब उसकी सारी 8 महीने की मेहनत, ये बड़ा सवाल है। देखें मोहतरमा ने आपको डेटा पेश किया है कमल साहिबा ने, और फिर किसान की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर भी बड़ा मुदल्लल नुक्ता उठाया है। अब आप उस नुक्ते को एड्रेस कीजिए। मैं उसी नुक्ते को एड्रेस करूंगा जामी साहब कि क्या ही बेहतर होता कि आप इनकी 3.5 साल हुकूमत जो इनका दौर गुजरा है उसके भी कुछ फजाइल बयान करते। मेरी बहन उस लीडर की पैरोकार है जो टीवी पे, आप बताइए। मेरी बहन, मुझे अगर आप इजाजत दें, मेरे भाई, आपने 3-3.5 साल हुकूमत पहले गिराई इसीलिए थी कि आपने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाना था। वो रेवोल्यूशन कहां तक फंसा है वो बता दे, किस चौक पे रुका है आपको? अब अगर मुझे इजाजत हो जामी साहब तो मैं हमारे फजाइल गिनवाने की बजाय आप अपने ग्राउंड की रियलिटीज बताएं। मैं आ रहा हूं कि आप उस लीडर की पैरोकार है मेरी बहन, के आप यहाँ पे इतने खूबसूरती से गोभी की और गंदम की कीमतें आप बता रही हैं, और आप ने एक शोर बावेला डाला हुआ है इंसानों के ऊपर। तो आपका ही लीडर था जो टीवी पे बैठ के कहता था कि मैं आलू और गोभी की कीमतें यहाँ पे जानने के लिए नहीं आया हूँ। तो भाई मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूं? फिर ये एक्सेप्ट नहीं करे ना कि ये फॉल्ट आप करके प्रोटेस्ट करूं? तो आलू और गोभी की कीमतें वो कम करने नहीं आया था, आपके वो यही कहता था मैं आलू और गोभी की कीमतें कम करने नहीं आया। तो फिर आपको आज क्यों ये गश डाल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, फिर किसान ने क्या बीजना है? किसान को मिल्क पे भेज दें, क्या करें, मार्च पे भेज दें? आलू गोभी के तो रेट आप बता के हलकान हो जाते थे। आज आपसे सवाल पूछ रहे तो आप कह रहे हैं हम आलू गोभी के लिए नहीं, बात उनकी भी सुन लीजिए। गरीब के घर में तो यही पकता है। मैं जी बिल्कुल गरीब के घर में यही पकता है। और मैं तो जामी साहब करती रहूंगी बैठ के। नहीं तो गल सुन लो ना, मेहरबानी करो, उन्होंने गल भी सुन लो। बैरिस्टर साहब मैंने आपको मौका लेके दिया, बैरिस्टर साहब आप बात कर सकते हैं। मैंने गुजारिश की है मोहतरमा की खिदमत में, आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि फिर आप हमें ये ज्ञान या ये भाषण आज मत दें इस तमाम तर चीज के ऊपर, जब हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें भी कम हों। आपने पेट्रोल की बात की, काश क्या ही बेहतर होता कि आपका लीडर अपनी हुकूमत गिरते हुए देखते हुए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का स्टेप था वो उसको पता था कि उसके खिलाफ होने वाला है, और ये पार्लियामेंट के अंदर जो है एक आईनी इकदाम उठाया जाएगा, और उसके ऊपर फिर उसने जाते जाते वो कीमतें 10 रुपए गिरा दें। IMF का मुआहदा तोड़ के रख दिया उसने। और 3 साल पहले का वाकया बयान कर रहे हैं, आज की बात कर ले भाई। पूरी कौम ने टेन्योर अब आपका दूसरा शुरू हो गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को दिवालिया कर दिया। इमरान खान की हुकूमत को जाने के बाद ये तीसरी हुकूमत आपने बना ली है। आपके तो लोग कहते थे 1 रुपया अगर तेल की कीमत महंगी हो तो वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए। ये कहा करते थे, अभी तो मैंने डॉलर की कीमत नहीं आपको बताई। मैं आपको देखे ना, डॉलर आया कि नहीं आया कम? 350 से जो है कम कहां से है? 150 से 350 पे ले जाके 10 रुपए कम करके आप हमारे पे एहसान जता रहे हैं। आपको उस टाइम ये याद नहीं कि जब 60 रुपए लीटर था, जब आप लोगों ने साजिशें गढ़ी, जब आप लोगों ने धरने किए, जब तो मुशर्रफ साहब के दौर में 40 रुपए था।
मुशर्रफ के दौर में 40 नहीं, रुपए आप जितना पीछे बताएं चलते फिर जाएंगे आपने तो उनसे क्यों माजी में की? तो महंगाई कम ही होगी ना। आप पीछे तो चलते फिर जाएंगे आप- महंगाई कम होगी। बात तो मैं ये अब कह रहा हो हूं रही है ना, इस वक्त सूरत हाल है क्या? क्या कौन किसका प्रोजेक्ट था, लाया गया, फिर ला के बिठाया गया, इक्तदार में लाए, इक्तदार में लाने के बाद जो हाल इस मुल्क का सत्यानाश किया। अब यही तो बात है कि वो हकायक आप नहीं लोगों को बताते यहाँ पे टीवी पे ये बैठ तो के, आप आपको वो भी बिल्कुल बताने। क्यों? आप तो आज खुल की के बयान बातें कर होती रहे हैं। अकील साहब, आप किसका प्रोजेक्ट थी ये हुकूमत पीटीआई? आप क्या कह रहे हैं, किसका ये प्रोजेक्ट? आपको पता है कि ये अपना एस्टैब्लिशमेंट का उस प्रोजेक्ट वक्त बता ये दें। establishment का प्रोजेक्ट है। हम बोलेंगे आपको तो भूल पीका गए एक्ट कि लग जनरल जाएगा, आप इस्लाम, बोलेंगे तो आपको काम भूल सेट गए हो जनरल जाएगा। बाजवा, आपको भूल गए जनरल फैज, ये तमाम लोग यही थे। और कौन थे जिन्होंने इनको लॉन्च किया, इनकी पुश बनाई की और इनको जो है पनामा की जगह बैरिस्टर साहब, आप चूंकि माहिर कानून भी हैं, ये जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, इसके ऊपर पीका एक्ट का इतलाक तो नहीं कहीं आप पे हो सकता? देखिए, मैं तो नहीं समझता, ये तो जबान ज़द आम है और मैं पहली दफा ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा। ये उससे पहले कई जगहों पे, कई टीवी चैनल्स पे, कई शोज में ये बात हो चुकी है और बरमला जो है ये बात हुई है। हाँ। और ये आपको पता है कि सबूत भी इसके मौजूद हैं हाँ। कि वाकईतन वो उसके प्रोजेक्ट थे। हाँ। और वो खुद कहते हैं कि मैं तो एक अपनी असेंबली में एक कानून साजी नहीं कर सकता था हाँ। किसी ढंग की, बल्कि किसी ढंग की क्या, वैसे ही कोई कानून साजी नहीं कर सकता था कि हमें यहाँ पे इंटरनली भी सपोर्ट चाहिए थी। तो पार्लियामान का तकद्दुस किसने पामाल किया? अब ये यहाँ पे हमें लेक्चर देने के लिए तो बैठ जाते हैं कि ये नहीं, आपने चूंकि उनको एक प्रोजेक्ट करार दिया है, तो मोहतरमा कंवल साहब अब एहतजाज अमली तौर पर जवाब आपको देना चाह रही हैं। सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगी, आप जवाब देंगी दलील के साथ। मुझे उम्मीद है कंवल साहब आप सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगी, दलील से जवाब देंगे, एहतजाज ना कीजिएगा आप सिर्फ ना। अगर हुकूमत अच्छा काम ना कर रही होती प्रोजेक्ट तो मुझे बता दें कि खुद इस वक्त प्रोजेक्ट है, तीसरी दफा अब पिछले 2.5 सालों में जिन्हें लॉन्च किया गया और फेल्ड प्रोजेक्ट है, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और पीका एक्ट की आप बात कर रहे हैं, पीका एक्ट सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है ताकि हमारी आवाजें जो है वो गर्दनों तक बंद कर दी जाए। ये जो भी बोलेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरियम साहिबा जो बोलती रही, माजी में भी बोलती रही, अदालतों के बाहर खड़े होके उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर के खिलाफ रही, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो है बात अगर की जाए और इनके प्रोजेक्ट जो ये मुस्तकिल पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है कि खत्म होके ही नहीं दे रहा, जिनको प्रॉपर लाया गया, छोटी सी ब्रेक ले लें, छोटी सी ब्रेक। जिनसे मैंने बड़ी अहम बात आप दोनों से करनी है, इमरान खान साहब के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से, अपोजिशन अलायंस के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से बड़ा अहम आपसे दोनों से सवाल पूछना है। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है मोहतरमा कमल शोज़ेब और बैरिस्टर अकील साहब। ब्रेक से पहले मेरा सवाल था कमल शोज़ेब साहिबा के लिए, वो अकील साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, लेकिन कमल साहब, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो अंदरूनी मसाइल हैं, आप फवाद चौधरी साहब और जो आपकी सियासी कमेटी है उसका फड्डा देख लें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, पैसे लेने की बातें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बेतहाशा, और फिर पहले आपका अपना एक बयानिया था, फिर अब आप अपोजिशन अलायंस के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको लगता है इससे भी जो वोटर सपोर्टर मायूस होता है और फिर जो आपकी बात होती है हुकूमत के ऊपर, उसका असर भी कम हो जाता है? देखिए जामी साहब, फवाद चौधरी साहब का और जो शोएब शाहीन साहब के दरमियान में हुआ वो काफ़ी अफसोसनाक है। और अभी तक फवाद चौधरी साहब जब से पार्टी छोड़ के गए हैं वापस ऑफिशियली पार्टी का हिस्सा नहीं बने हैं, तो इसलिए इसको आप अंदरूनी मसाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो भी मामला हुआ है ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। हाथ उठाना किसी सूरत भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जुबान से आप जितना मर्जी एक बात है, लेकिन आप शेर अफजल मरवत साहब को भी देख लेना, वो भी तो आपकी जो इंतजामी मामला था उस पर खुल के बात करते हैं। जी बिल्कुल, वो तो एक माशाल्लाह कांस्टेंट उनको डाइग्रेस करने का एलिमेंट आप समझ सकते हैं, और पार्टी का और खान साहब का स्टांस उनके बारे में बिल्कुल वाजे है, तो इसलिए इसको आप इन फाइटिंग नहीं कह सकते। और इन फाइटिंग अगर हो भी तो आई थिंक कि वो एक हेल्दी एलिमेंट होता है, डेमोक्रेसी होती है तो आप कोई बात कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ना हो तो फिर लोग तो पार्टियों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि आप देखें ना, हमारे बड़े सीनियर थे जावेद लतीफ़ साहब, वो आके बयान देते हैं। आप रोहेल असगर साहब की पुराने इनके बड़े सीनियर थे, वो बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब आके बात करते हैं। तो उसके बाद दानियाल अजीज साहब थे, वो बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर पार्टी में होते हैं, और ऐसी पार्टीज में जहाँ डिक्टेटरशिप हो, जहाँ पे पूरी फैमिली मुसल्लत हो, अगर वहाँ पर भी लोग आवाज़ उठा लेते हैं और
किसी लॉजिक पे बात करते हैं तो उसको मेरा ख्याल है कि उसको वो एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने अलायंसेस की बात की, देखें ये अलायंसेस अगर बन रहे हैं तो ये आवाम की भलाई के लिए बन रहे हैं, आवाम की तर्जुमानी के लिए बन रहे हैं। जो भी अपोजिशन की पार्टियों को दीवार से चुन दिया जाए, डेमोक्रेसी को की बसात लपेट दी जाए, आप रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क कर दें, अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाए, आपने आइन को जो है वो उठा के डस्टबिन में भेज दिया, हम तो इसको दिल से लगा के रखते हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क की बका की जमानत है, इस मुल्क में जमहूरियत की बका की जमानत है, हमारा टाइटल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर सारे इकट्ठे होंगे। हमारी पॉलिटिकल नजरियात में डिफरेंसेस है, लेकिन अगर हमारा कॉमन इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, इंसानी हकूक की पामाली नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब के पास जो शेल्फ है ना, उनके ऊपर भी आइन की किताब पड़ी हुई है। के बराबर की इज्जत सबकी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में हर एक को इज्जत देता है, बिल्कुल देता है, खातून की उतनी इज्जत बिल्कुल देता है। अगर मेरे रात को मेरे सर पे डंडे मारे जाए या मेरे पार्टी की खवातीन को घसीटा जाए, झूठे केसेस में हमें जलीलो ख्वार किया जाए, तो ये मुल्क जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन और ला इलाहा पे बना है, तो वो बराबरी की और आपकी जो आईनी हकूक है उसकी गारंटी देता है। और पार्लियामान में अगर ये सारा कुछ हो, आप मुझे बताएं अजमल जामी साहब, अगर पार्लियामान से एमएनएस को उठा लिया जाए, अबडक्शन हो जाए, हर अमेंडमेंट के पास होने से पहले वायलेंस हो, कभी सेनेटर्स को उठा लिया जाए या मंडी लगा ली जाए, फिर कौन सी जमहूरियत रह जाती है? फिर कौन सी जमहूरियत रह जाती है? बैरिस्टर साहब आपके पास भी देख रहा हूं कि यही आईने पाकिस्तान है, तो फिर क्यों अमल नहीं होता? यही आईने पाकिस्तान है और ये इंतहाई मुकद्दम है हमारे बहसीत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये आइन सबके लिए जो है बड़ी जो है बड़ा मुकद्दम है। और यही एक गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं इस आइन के अंदर, उन्हीं के थ्रू ही हमें जो अपनी पॉलिटिकल लाइफ या अपनी सोशल लाइफ को जिस तरह हम चलाते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली डिनाई नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर है, मैं अपनी बहन से बिल्कुल इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि खवातीन की इज्जत अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट वन पार्टी लेकिन तमाम पार्टीज में, लेकिन फिर अपने दौरे हुकूमत में भी फिर कहेंगे कि मेरे पे एलिगेशंस ये लगाई जा रही हैं। फिर मरियम साहिबा के बता देना कि जब उनको जेल में रखा गया और उस बाथरूम में कैमरा भी लगाया गया, उनके कमरे के दरवाजे भी तोड़े गए, फिर इसी तरह फरियाल तारपुर साहिबा को जो है ईद से पहले चांद रात वाले दिन अरेस्ट कर जिन्होंने लगाए थे, आप तो उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए हैं। जिस पे इल्जाम लगाते थे वो रिटायर हो गया, आप करें ना उनका ट्रायल। ये देखिए ना, ये ख्वाहिश तो आप ये जिनको वो लेके आए थे, जो लीडर है वो तो किसी पे इल्जाम लगाती थी, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मोरद इल्जाम ठहराती थी, वो रिटायर हो गया, आप करें उनका ट्रायल। उस वक्त के DGISI का ट्रायल करें, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी लेकिन कमल साहिबा हुकूमत तो आपकी थी ना, हुकूमत तो आपकी थी ना, प्राइम मिनिस्टर थे जी। मैं कह रहा हूं कि कमल साहिबा प्राइम मिनिस्टर तो आपके थे ना, PTI के, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे ना, मुझे बताएं डाल रहे हैं ना, तो क्या वज़ीर आज़म नैब कंट्रोल करते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? जी अकील साहब, मैं तो नैब के तो आप मैं कमल साहिबा अगर थोड़ा सा मौका दें, जवाब तो देने देना, हुकूमती बैरिस्टर साहब लॉ के एक्सपर्ट हैं, हाँ। मैं लॉ की तालिब इल्म हूं, मुझे एक जुमले में बता दीजिए कि आइन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है, आपके दौरे हुकूमत में पीका एक्ट कैसे पास हो गया है? आइन का आर्टिकल, चले मैं उनका जवाब तो ले लूं ना, अब मुझे गुजारिश आइन का आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ असेंबली कहता है, हुकूमती मुशीर है, उनसे जवाब लेते हैं ना, उनसे जवाब लेते हैं। जी अकील साहब, बड़ा संगीन चार्ज है आपके ऊपर, लेकिन आप वाजे कर रहे थे इनके दौर में हुए वाकयात की बात। जी देखिए, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और जहां पे भी दुनिया पूरी की जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें भी देख लें, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल एक्सेप्शंस एज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, जो कानून में उसकी एक्सेप्शंस दी गई हैं वहां पे वो हो सकता है। कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो ऑफ कोर्स एक रेगुलेटेड राइट है और उससे कभी डिनाई नहीं किया गया। यहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ असेंबली की अगर बात करती हैं, बिल्कुल राइट टू प्रोटेस्ट है आपका, आप करें, आप इजाजत इस्लामाबाद की हद तक तो खैर हम मीनारे पाकिस्तान में हमने आपसे मांगा, ठीक मांगी इजाजत, आप नहीं देते। किसी भी जगह पे आप हमें राइट टू असेंबली की इजाजत नहीं देते, और अगर हम असेंबली करें तो आप गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। उसके अलावा हॉकी टीम्स आई नहीं है, आपको भी उसी वक्त ही ये तमाम तरह एहतजाज याद आते हैं जब बाहर से कोई आए होते हैं, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रही है। सही मेरे भाई, पाकिस्तान का जो, एक मिनट,
पाकिस्तान 7,84,96,96 मुरब्बा किलोमीटर अच्छा हुन गल सुन लो ना कमल जी, कमल साहब मेरी गल सुनो, मेहरबानी 2 मिनट से दे दें अकील साहब को, मैं उनकी बात सुन लूं। जी जी अकील साहब गल पूरी करो। यही मौकफ है, कम से कम हमने वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं लाए, हम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेके आए हैं। उससे मैं अभी भी कहता हूं कि उसमें मजीद बेहतरी हो सकती है, ज्यादा कंसल्टेशन हमें करनी चाहिए थी, लेकिन काश के आप कंसल्टेशन करके कानून साजी करते सर। कानून साजी करने के बाद आप मुशावरत करें, जो सबसे बड़े फरीक हैं यानी मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट कम्युनिटी, उनसे अब याद आ रहा है और उसमें थोड़ी सी नोक पलक जामी साहब मेन मसवदे और मेन आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है इनका पीका एक्ट, उससे तसादुम में है। एक तो अदालत में मेरी बहन वो चैलेंज हुआ है, उस पर ऑलरेडी कॉग्निजेंस ली हुई है। मेरी गुजारिश ये है अभी भी उसके रूल्स ने हैं, या आपकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो हमारे साथ आए बैठे, हमने उनको कहा कि आप इस पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे कोई इशू है, एतराज है, तो हमें बताएं, हम उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की किल्लत। बैरिस्टर अकील साहब आप तशरीफ लाए, मोहतरमा कमल शोज़ेब साहब आप तशरीफ लाई, बहुत अहम गुफ्तगू आप दोनों ने की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हज़रात का। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू होगी। यहाँ नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बड़ा अहम चंक इस प्रोग्राम का बाकी, आज मेरे साथ रहिएगा। देखिए पब्लिक पल्स में क्या कह रही है अवाम आज। बड़े इंपॉर्टेंट है पब्लिक पल्स। आज हमने एक्स को मॉनिटर किया, जिसे ट्विटर कहा जाता था। यहाँ पे टॉप ट्रेंड्स इंतहाई अहम हैं, क्योंकि सबसे सरे-फहरिस्त है नौजवान का एतमाद आर्मी, यानी पाक फौज के हक में एतमाद का इजहार करता हुआ ये ट्रेंड हमें सरे-फहरिस्त दिखाई दे रहा है पिछले 24 से 48 घंटों में। नौजवान का एतमाद आर्मी। और दूसरा ट्रेंड भी इसी से मिलता जुलता है, यूथ विद पाक आर्मी। अच्छा, इन दोनों ट्रेंड्स की खूबी ये है कि जो हालिया चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें हमने देखा सिपा सलार की यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिसमें तफसील से उन्होंने मुल्क की सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जो दहशतगर्दी का चैलेंज है, जो यूथ की जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर खुल के बात की। उनके कई एक क्लिप्स हैं जो वायरल हुए, तो उसकी वजह से ये दो ट्रेंड्स हमें टॉप ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई खुशाइन बात है कि नौजवान एतमाद का इजहार कर रहे हैं पाक फौज के ऊपर, सिपा सालार के ऊपर। नंबर 3 जो पीटीआई से रिलेटेड ये ट्रेंड है, और पीटीआई के चाहने वालों की जानिब से ये ट्रेंड है कि खान प्रेशर लेगा, यानी इमरान खान साहब के ऊपर बात हो रही है कि प्रेशर लेगा देगा नहीं, और ये उनकी जो तबीयत मिजाज या उनकी सियासी अप्रोच है उसका अक्कास है ये ट्रेंड। और जो इस ट्रेंड में लिखा हुआ है कि खान प्रेशर लेगा नहीं देगा, ये एग्जैक्ट मफहूम है कि ये प्रेशर डालेंगे। अभी तक की उनकी स्ट्रेटजी भी यही बताती है कि इज ट्राइंग टू एक्सर्ट हिज प्रेशर। एक बड़ा अहम ट्रेंड है चौथे नंबर पर, वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, एंड आई थिंक ये पहले दो ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा जो है, ये सूबा पंजाब की हुकूमत ने जो जुनूब का सहराई इलाका है जो चोलिस्तान का, वहाँ गैर आबाद और बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने का ये मुल्क किया है। ये 14 फरवरी को हमने देखा कि सीएम पंजाब जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ये चोलिस्तान में पहुँचे और इन मनसूबों का इन्होंने इफ्तिताह किया था। ये सब्ज़ पाकिस्तान है ये मनसूबा, इसका मेन थीम। इसके तहत 70 लाख हेक्टर से ज़ायद जो गैर काश्त शुदा अराजी है, इसको इस्तेमाल करना है। जदीद ज़रूरी फार्मिंग के ज़रिए, जदीद टेक्निक्स के ज़रिए इसको काबिल काश्त बनाना है। इस मनसूबे के तहत ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहाँ पे किसानों को एक छत तले तमाम सहूलियत दी जाएंगी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ऐसी काविशों का, ऐसे मनसूबों का अज़ हद ज़रूरत थी, इनके ऊपर ज़ोर शोर से काम होना चाहिए। यही नहीं बल्कि जो स्मार्ट एग्री फार्म का मनसूबा है, इसके तहत 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़राई फार्म का भी आगाज़ किया गया है। जदीद ज़राई तरीके से आबपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पानी कम इस्तेमाल हो, लागत कम आए, बीज अच्छा हो। ये आज के ट्रेंड्स थे जो मैंने देखे 24 से 48 घंटों में। बिलखुसूस एक्स के ऊपर कुछ तब्दीली आई है ट्रेंड्स में, सिर्फ सियासी दारों की बजाय कुछ काम काज के ट्रेंड्स भी अब नोट किए जा रहे हैं। लाइव जामे में आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।